Okay, now we are starting. Okay, I'll stop the screen share. Yeah. Yeah. Okay, now we are starting. So I welcome you all. नमस्कार दोस्तों. आज ISTD कोटा चैप्टर और कोटा ज्ञान द्वार एजुकेशन सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में कि हम हमेशा ही आप लोगों के लिए लेकर आते हैं कुछ ना कुछ नई ज्ञान की बातें जो कि कोविड क्राइसिस के दौरान घर बैठे आपका ज्ञान बढ़ाएं. तो ज्ञान आपके द्वार जो हमारा टैगलाइन है उसके साथ ही हम फॉलो करते हुए आपके लिए नए नए इवेंट्स पे नए टॉपिक्स पे वेबिनार्स का आयोजन कर रहे हैं सो दैट हम घर पर रहकर भी किस तरह से जो समानांतर जो चीजें चल रही हैं उससे हम अपनी जानकारी लेते रहें. जब भी हम बात करते हैं सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का. Those who have joined us, we have our national president also. He'll be joining us today from national ISTD national office, and we'll be having our director also. He might be also joining us. आज मैं देख रही हूँ पता नहीं योगेश जी एक बात कहना पड़ेगा शायद टैक्स. मुझे लगता था कि टैक्स पेयर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पसंदीदा टॉपिक रहेगा and hopefully we'll be having members many more, but we are already live on Facebook. तो हमें पहले से ही वही लोग यहाँ पर हैं जैसा कि हमारे पास मैसेज भी है. हेलो ऑल द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स. So I welcome all the honest taxpayers of India on this wonderful webinar today, where we are going to understand something very different and something very unique, which is important for us to know. I am here today with our eminent expert, CA योगेश चांडक जी. मैं उनके बारे में आपको उनका परिचय आपको अभी थोड़ी ही देर में करवाऊंगी. आप जैसे कि आप सभी को पता है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अभी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन को जो है टैक्सेशन की जो अपनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट करते हुए जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं जो कि समय पर बिना किसी गलत भाव के अच्छे भाव से टैक्स चोरी नहीं करते हैं और समय पर अपना टैक्स भी देते हैं, उन्हीं को सम्मानित करते हुए एक बहुत ही अच्छे से फेसलेस असेसमेंट एंड अपील्स जो कि लैंडमार्क चेंजेस हैं टैक्स पेयर्स चार्टर के अंदर अभी लॉन्च ही किया है रिसेंटली. और आपको पता ही है ISTD और ज्ञान द्वार सदैव जो त्वरित विषय होते हैं इन्हें लेकर आपके बीच में उपस्थित होते हैं और इन्हीं के साथ आपको हर चीज से इसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध कराते हैं. So I welcome each one of you. आज के इस वेबिनार का फॉर्मेट हमेशा जिस तरह से होता है उसी तरह होने वाला है. मैं अभी हमारे जो आज के प्रमुख वक्ता हैं उनका परिचय आपको दूंगी. योगेश जी का एक सेशन हमारे बीच में होगा अराउंड 40 मिनट्स का. सर की एक प्रेजेंटेशन होगी, सर उसमें टोटल डिटेल्स आपको देंगे. आपके अपने पर्सनल कोई क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस आप हमें चैट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और प्रेजेंटेशन के बाद आपके सभी क्वेश्चंस को हम आंसर करना यहाँ पे आंसर आपको जरूर मिलेगा तो आपको सभी प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा. सो इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके बारे में मैं क्या बोलूँ. इतना सीधा साधा सरल व्यक्तित्व है. सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोटा का जाना माना चेहरा, ऐसा एक नया व्यक्तित्व नहीं है जिसका मैं आप लोगों से परिचय करा रही हूँ. लेकिन योगेश जी चांडक ही इज अ चेंज एजेंट बाय पैशन. अगर उनको मैं चेंज एजेंट कहती हूँ, ही इज बाय पैशन, ही इज एक्चुअली और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट है and he loves design, developing and deliver training to groups of people belonging to different professions and working at different levels. He is basically known for his innovative styles of training and he enjoys being instrumental in bringing change in people's life.
तो जैसे कि हमारा उद्देश्य है जो ISTD, जो हम कहते हैं कि we help people to grow. तो योगेश जी, being a part of ISTD, he himself is already doing so from so many years throughout his career. He has influenced around more than 20,000 people across 42 countries out of India. He has conducted 1200 training programs, जिसमें कि उन्होंने 20,000 से ज्यादा लोगों को की जिंदगी को प्रभावित किया है. तो ही इज अ वंडरफुल ट्रेनर. तो आप समझ सकते हैं उनके माध्यम से आने वाली कोई भी ट्रेनिंग आपके लिए आज वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है. ही इज ऑल्सो associated in a capacity of associate trainer, project trainer, master trainer, visiting faculty, and with various prestigious institutions and institutes. He's a brand ambassador of Vertical Momentum. He's associate of Future Leaders Group of Bangladesh, honorary member of Gold Bangladesh Organization for Learning and Development. And he himself, he is a unique JCI trainer also. And Yogesh, you will wonder, जब मैंने आपका ये क्रिएटिव सर्कुलेट किया था तो मुझे ISTD के कई मित्रों के फोन आए थे जिनका ये कहना था कि अरे योगेश तो मेरे साथ के ट्रेनर हैं JCI के, हम लोग बहुत ही शानदार एक साथ ट्रेनिंग किए हैं. So there are many friends of yours across India. So he is very friendly by his nature and पूरे भारतवर्ष में, मैं कहूँ पूरे विश्व में काफी अच्छे दोस्तों के साथ सर अपनी लाइफ जीते हैं. And Yogesh is the very first JCI certified ITF trainer in North India of JCI India, and the 5th of JCI India and 125th of JCI. He is a eminent name. जब हम JCI की बात करते हैं तो योगेश चांडक is not a new name. He's got affiliations with, जैसा मैंने आपको बता ही दिया है, आप ISTD के लाइफ मेंबर हैं और ये कोटा चैप्टर का सौभाग्य है आपका हमारे साथ होना. He is being associated with so many prestigious organizations. मैं जितने इनके नाम लूंगी बहुत लंबा चलेगा. इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीज, बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, JCI घाना, JCI कीनिया, इंडोनेशिया, यूनिवर्सिटी ऑफ घाना, यूनिवर्सिटी ऑफ केप कोस्ट घाना, ग्लोबल ट्रेनर्स and so on. He is at Taiwan also and training conducted. He has successfully conducted training for so many corporates and we are very lucky to have him today. And क्या होता है कि जब बहुत ही अच्छे ट्रेनर्स को लेकर हम भी हमारे बीच में आते हैं तो उनके बारे में कहने को बताने को इतना कुछ होता है कि अल्टीमेटली आप ही लोग कहेंगे कि मैम अब तो उनके दर्शन ही करा दीजिए. सो इट्स टाइम वेयर मैं आपके और उनके बीच में बिल्कुल बाधा नहीं बनूंगी. तो मैं आपकी होस्ट अनीता चौहान आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आज के इस वेबिनार में. और मैं आपको पूरा वादा करती हूँ कि अगला जो आपका 90 मिनट्स का टाइम है, यू आर गोइंग टू हैव वंडरफुल टाइम एंड इट विल बी अ वेरी लर्निंग सेशन टू यू. सो योगेश जी, ओवर टू यू. थैंक यू वेरी मच अनीता जी. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, अभिवादन. सबसे पहले धन्यवाद अनीता जी को, ISTD कोटा एंड कोटा ज्ञानद्वार सोसाइटी की आपने मुझे मौका दिया एंड अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकूं एंड आई कैन शेयर माय थॉट्स एंड व्यूज about the latest announcements by the Honorable Prime Minister of India regarding some things which were announced part of the budget but now it is actually implemented. तो हम आज जो बात करने वाले हैं, थोड़ा मेरा प्रेजेंटेशन है. आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन, द पावर पॉइंट, सो दैट आप देख भी सकें, सुन भी सकें और यू कैन इफ वांट टू मेक नोट्स यू कैन मेक द नोट्स आल्सो. सो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि पहले मेरा प्रेजेंटेशन हुआ एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आइदर put it in the chat box, you can send it to Anita ji or you can we will keep a Q&A session at the last fag end of this presentation. तब आप questions पूछ सकते हैं, आप अपनी queries को resolve कर सकते हैं. So once again, good evening to all and I'll share my screen and I'll stop my video now. Anita ji visible? Hello, Anita ji. Yes. Am I audible? Yes, you are audible and your screen is Okay. चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि 13 अगस्त को जो अनाउंसमेंट्स की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो क्या थी. That was in 3 parts.
3 चीजें उन्होंने अनाउंस की जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंट है. इट्स पैराडाइम शिफ्ट इन द वर्किंग ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अ पैराडाइम शिफ्ट इन सो फार एज इवन द इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में भी ये हो चुका है. तो इवन कस्टम्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, सभी में ये फेसलेस स्कीम्स अब आ गई हैं. So the announcements were in 3 parts. One was taxpayers charter, second was faceless assessments, and third was faceless appeals. फेसलेस आप समझते हैं, फेसलेस मीन्स नो नीड टू गो एनीवेयर. आप अपने घर बैठे, ऑफिस में बैठे अपना सारा काम कर सकते हैं, और जो भी काम करना होगा यू कैन जस्ट ईमेल देम और लॉग इन टू द पोर्टल और उसको अपलोड कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टैक्सपेयर्स चार्टर. जब बजट आया था फरवरी में, तो बजट में ये अनाउंसमेंट हुई थी कि हम ऐसा कुछ लाने वाले हैं. See, budget is not only deciding about the tax rates, deciding about what is. Budget ये भी दिखाता है, बताता है, we have to read in between the lines कि देश की दिशा और दशा किस डायरेक्शन में मूव होने वाली है, which direction the country will be moving. And he announced that we will be having a taxpayers charter as part of the Income Tax Act, and they introduced a new section, section 119A, which said that there will be a taxpayers charter which will be notified and अनाउंस लेटर ऑन कि उसमें क्या क्या आएगा. और फिर हम फेसलेस असेसमेंट्स की ओर भी बढ़ेंगे और फेसलेस अपील्स. ये सब बजट का अनाउंसमेंट्स था जिसको अभी इस महीने में इम्प्लीमेंट कर दिया प्रैक्टिकली. और आज के बाद, मतलब 13 अगस्त के बाद में हर चीज फेसलेस है. एवरीथिंग इज फेसलेस. You cannot go. And I am sharing you off the record one latest experience. A commissioner of income tax is a friend of mine. He's a very young, I cannot share the name, but experience share करने के लिए अच्छी बात होगी कि now he is thinking of shifting back to UPSC exams. He qualified UPSC and chose revenue department and was a commissioner of income tax now. But अभी वो कह रहे हैं कि I am now trying to give the exam again so that I will go for the IAS or the IPS, क्योंकि अब कोई काम करने के लिए बचा नहीं है. We have to work like robots, sitting in front of the machine, sitting in front of the computers, nothing to do. Whatever will be done by the SSC. And the second thing which he shared was a great amount of thought process for me. मुझे सोचने के लिए मजबूर किया कि उस ऑफिसर, इतने बड़े ऑफिसर का, कमिश्नर का ये कहना है कि the government of India has put a lot of faith on the SSCs. उन्होंने SSC के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया है. क्या पता इसका क्या होगा. means the departmental officers are in doubt कि गवर्नमेंट ने इतना भरोसा citizens of India पे कैसे कर लिया. Anyway, that is a good move by the government of India. At least they have started having faith in the countrymen. Yes, we can move to this regime. So let me start with the taxpayers charter. तो जो taxpayer charter जो है, ये सेक्शन 119A का पार्ट है. टैक्सपेयर चार्टर पहले भी था, बट नाउ इट इज पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. अर्लियर इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द एक्ट, सो इट वाज नॉट सो पावरफुल. बट नाउ बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द एक्ट, द डिपार्टमेंट एंड एज वेल एज द एसएससी दोनों इसके लिए बाउंड हो गए हैं. एंड देयर आर 14 क्लॉजेस इन द टैक्सपेयर चार्टर which is binding the departmental officers, that the income tax department is committed to these 14 points and expects the taxpayers to also show some commitment. उसके लिए केवल 6 पार्ट हैं हम लोगों के लिए कि हमें 6 कमिटमेंट देना है हमारा डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, जबकि गवर्नमेंट ऑफिसर हमें 14 कमिटमेंट देंगे. और इसमें कुछ पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा पैराडाइम शिफ्ट करने वाले हैं, जो ऐसी चीजें दिखलाते हैं कि हमें समझने में मजबूर है कि अब गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में मूव करती है. I'll just brief up the taxpayer charter shortly. Point number 1, provide fair, courteous and reasonable treatment. That is expected कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हमारे साथ courteously behave करें, reasonable treatment दें. मैं इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पहले से आपको बता दूं. वो है 2, 5, 7, 8, 9 and 11. ये बहुत ही ड्रास्टिकल चेंज है. आई वुड से इट इज अ रैडिकल चेंज. तो पॉइंट नंबर 2 है जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स द सिटीजंस आ रहा है. ट्रीट टैक्स पेयर एज ऑनेस्ट. हमें टैक्स पेयर को ईमानदार मानना पड़ेगा और मानना चाहिए. ये बिलीफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आया है और पहली बार आया है आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. और इसके लिए डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स का रेजिस्टेंस मैंने अभी 2 दिन पहले ही फेस किया प्रैक्टिकली एक ऑफिसर के साथ में, जो बोल रहा है कि
गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा भरोसा कर लिया नागरिकों पे, क्या पता क्या होगा। पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर अपील एंड रिव्यू, कि आप अपील भी कर सकते हैं अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है। इसके अलावा एक रिव्यू मैकेनिज्म और इंट्रोड्यूस किया है कि अगर अपील में नहीं जाना है तो रिव्यू का क्या मैकेनिज्म होगा। पॉइंट नंबर 4, प्रोवाइड कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, कि जो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट दे एसएससी को, टैक्स पेयर को, वो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन वो नहीं दे और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे। Provide timely decisions. It is well said that justice delayed is justice denied, and that is what now is being implemented. कि timely decision होना चाहिए, fast implementation होना चाहिए, time bound work होने वाला है डिपार्टमेंट में, everything will be time bound and it will be executed. Point number 6 is collect the correct amount of tax. हम अननेसेसरी ज्यादा टैक्स उनसे कलेक्ट ना करें, टैक्स पेयर से जितना उसके ऊपर टैक्स बनता है उतना ही टैक्स उससे कलेक्ट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर का जो डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा वो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शेयर करता है, अपनी बैलेंस शीट, अपना कैपिटल अकाउंट, अपनी इनकम की सारी डिटेल्स, उसके कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट्स है, ये सब वो वहाँ पे शेयर करता है, उसके लिए वो बाउंड है शेयर करने के लिए। बट नाउ दे हैव मेड इट मैंडेटरी दैट प्राइवेसी विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। हमारी कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी। पॉइंट नंबर 7 और 8 दोनों में यही है कि रिस्पेक्ट द प्राइवेसी एज वेल एज मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। देन पॉइंट नंबर 9, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के ऊपर बाउंडेशन आ गया, होल्ड इट्स अथॉरिटीज अकाउंटेबल। अगर कोई भी ऑफिसर कोई एक्शन लेता है, कोई डिसीजन लेता है, कोई काम करता है, कोई एक्शन लेता है, अगर वो गलत है तो ही इज फुल्ली अकाउंटेबल। सो नाउ दिस इज अ ड्रास्टिक चेंज जो डिपार्टमेंट में आया है। इनेबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चॉइस, तो रिप्रेजेंटेटिव जो जा सकता है अगर कभी जरूरत पड़े तो, इन केस, क्योंकि देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ पर्सनल हियरिंग बेस्ड ऑन सर्टेन अदर क्राइटेरियाज, अदरवाइज इट इज फेसलेस। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चॉइस हम चॉइस ले सकते हैं। प्रोवाइड मैकेनिज्म टू लॉन्च कंप्लेंट। अभी तक हम ग्रीवेंस सेक्शन में जाते हैं, बट देयर विल बी अ कंप्लेंट मैकेनिज्म व्हिच विल बी स्टार्टिंग, कि हम अपनी कंप्लेंट्स को वहां पे लॉन्च कर सकते हैं और इमीडिएटली हमें एक कंप्लेंट नंबर या टिकट नंबर ऐसा कुछ तो भी आने वाला है, सो दैट यू हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड कि आपका कंप्लेंट का क्या हुआ। जैसे आजकल हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में अगर कोई कंप्लेंट लॉन्च करते हैं तो यू हैव अ टिकट नंबर रेज्ड, सो लाइक दैट देयर विल बी अ टिकट नंबर व्हिच विल बी रेज्ड। प्रोवाइड अ फेयर एंड जस्ट सिस्टम, a very fair and just system, impartial system to resolve all tax issues and that too in a time bound manner. ये इंट्रोडक्शन भी सेक्शन 119A के साथ में टैक्स पेयर्स चार्टर में इंक्लूड किया गया है। पब्लिश सर्विस स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्ट पीरियोडिकली, दीज आर द बेसिक SOPs जिसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को काम करना है। एंड देन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस। बहुत सारी कॉस्ट रिड्यूस होने वाली है, बहुत सारे ऑफिसर्स को कहीं मूव नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ ऑफिस में बैठ के ही होने वाला है। सो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, कलेक्शन ऑफ टैक्स बहुत होता है लेकिन उसको रिकवर करने का खर्चा भी बहुत ज्यादा होने लगा है, इसलिए कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस भी रिड्यूस गवर्नमेंट चाहती है, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज पर द टैक्स पेयर्स चार्टर। बट देन दे एक्सपेक्ट समथिंग, देखो एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, तो हमारे से भी कुछ कमिटमेंट गवर्नमेंट चाहती है, एंड दैट इज वेरी सिंपल, और वो हम मोर और लेस फॉलो भी करते हैं, बट इट इज नाउ पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। व्हाट आर दीज 6 पॉइंट्स? टू बी ऑनेस्ट एंड कंप्लायंट, कि हम ईमानदारी से अपना टैक्स डिपॉजिट करें और जो भी कंप्लायंसेस हैं उनको टाइमली उस ऑब्लिगेशंस को पूरा करें। बी इन्फॉर्म्ड, कि हमारे पास जो भी एक्ट की, लॉ की, डिपार्टमेंट की नीड है वो हमें इंफॉर्मेशन हमें उनको बराबर देनी चाहिए। हमें अपने रिकॉर्ड्स को एक्यूरेटली मेंटेन करना चाहिए एज पर लॉ, जो रिक्वायर्ड है कि हमें जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या जो भी रजिस्टर्स हैं या जो भी चीजें मेंटेन करनी है, दैट रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड एक्यूरेटली। Then point number 4, know what the representative does on his behalf. हम अपनी तरफ से, I am a chartered accountant, so I can say that I am authorized representative of my clients. I take a letter of authority and then I represent my clients in the department. तो वो representative क्या कर रहा है ये उस taxpayer को पता होना चाहिए. So that is also expected from the taxpayer. And then response in time.
कि अगर डिपार्टमेंट ने कोई शोकॉज नोटिस या कोई इंक्वायरी या कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई लेटर इशू किया है तो उसका रिस्पॉन्स इन ए टाइम बाउंड मैनर आना चाहिए. एंड देन पे योर टैक्सेस, एडवांस टैक्सेस, टीडीएस, टीसीएस, जितना भी रेवेन्यू हम पे करते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, ऑल दैट शुड बी डिपॉजिटेड वेल इन टाइम. दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टैक्स पेयर. So it is very fairly a very simple, but बहुत सारा ड्रास्टिक चेंज है जो एक हमारे आजाद भारत 1947 के बाद जो आया है कि ऐसा कुछ भी कानून का हिस्सा बन सकता है. चार्टर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चार्टर बहुत सालों से बना हुआ है. वो चार्टर वहां लगा हुआ है, लेकिन वो चार्टर पावरफुल नहीं था. क्यों? क्योंकि उस चार्टर को कोई एक्ट से प्रोविजन सपोर्ट नहीं करता. लेकिन अब सेक्शन 119A के तहत ये चार्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आ गया है. एंड नाउ इट इज वेरी पावरफुल एंड द डिपार्टमेंट एज वेल एज the taxpayer have to be committed to this charter, but take care that you follow the compliances and do time bound, क्योंकि हमारे पर भी एक्शन एज अ टैक्सपेयर हो सकता है, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स पे भी या डिपार्टमेंटल स्टाफ पे भी हो सकता है. सो दिस इज वेरी सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट. ये टैक्स पेयर्स चार्टर जो 13 अगस्त को प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ आई मूव टू द फेसलेस असेसमेंट पार्ट. असेसमेंट्स होते हैं, हम रिटर्न फाइल करते हैं तो असेसमेंट्स हो जाते हैं. सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द बैकग्राउंड कि ये असेसमेंट क्या हुआ. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सितंबर 2019 इन द इनकम टैक्स एक्ट बाय द नोटिफिकेशन. फिर बजट में फेसलेस कमिश्नर अपील्स की एक डेजिग्नेशन का भी प्रोविजन किया गया. और 13 अगस्त को द प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 25 सितंबर देयर विल बी नो फिजिकल अपीलिंग प्रोसीजर्स, एवरीथिंग विल बी faceless. What are the salient features of this? It is to be undertaken without any personal interface. Means there will be no personal interface. Video calling भी नहीं होगा, Zoom platform पे भी नहीं होगा. It will be through portal. You have to present your paper book. You have to email or you have to submit all your documents, whatever been asked into the portal. आपको वहाँ scan करके उसको upload करना है. So your paperwork should be very perfect. Single point of contact between the department and the assessee will be through the National E-Assessment Center. अभी मैं इसके बीच में आगे इसके बारे में बताऊंगा कि what is this National E-Assessment Center. Then dynamic jurisdiction, there will be no territorial. अब जैसे हम कोटा में हैं, कोटा राजस्थान में बैठे हैं, तो कोटा का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो हमारा jurisdictional डिपार्टमेंट था. But now anywhere your assessment can be done by an income tax officer of Kerala, maybe Goa, maybe Chennai, maybe Bangalore, maybe Hyderabad or Vijayawada. I don't know. It can go to any place. So territorial jurisdiction khatam ho gaya. Then the selection of cases is not manual now. So no manual interference. जो guidelines CBDT की है, Central Board of Direct Taxes की, कि ये वाले cases select होंगे scrutiny के लिए, detailed investigation के लिए, वो criteria में अगर आपका case fall करता है, तो the computer using artificial intelligence and data analysis will automatically select your case. It is not random sampling. It is not a random selection. It will be selection of cases through artificial intelligence and data analysis based on the criteria which will be pre-announced by Central Board of Direct Taxes. If your case is falling within these 10 or 15 criteria, your case shall be selected for scrutiny. So there is no officer who is powerful to select the case. तो वो पावर भी डिपार्टमेंट ऑफिसर की छीन ली गई है. असेसमेंट्स टू बी डन बाय असेसमेंट यूनिट एंड नॉट एन असेसिंग ऑफिसर. सो अब पहले क्या था, एक व्यक्ति जो असेसिंग ऑफिसर कहलाता था, चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिसर हो, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो, डेप्यूटी कमिश्नर हो, प्रिंसिपल कमिश्नर हो, चीफ कमिश्नर हो, he was called as the assessing officer. But now that role has been taken away. This will be done by an assessment unit, AU. We'll talk in detail about that later on. अब इसमें से exclude किसको किया है? Faceless में से. Some, if there is a serious fraud, it will be outside the purview of faceless. If there's a case of major tax evasion, it is outside. Sensitive and search matters. Search मतलब हम income tax की जो हमारी general language में raid बोलते हैं, that is in technical language in income tax act is called as search. If it is a case under the black money act, तो वो भी नहीं आएगा.
बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट वो भी नहीं आएगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का कुछ है, टैक्सेशन का कुछ मैटर है, वो भी एक्सक्लूडेड है फेसलेस में से। अगर कोई मिस्टेक है, चाहे वो डिपार्टमेंट से हुई हो चाहे एसएससी से हुई हो, वो भी आउटसाइड दिस है। देयर आर रिविजनरी पावर्स बाय द विद द इनकम टैक्स कमिश्नर्स, तो वो कमिश्नर्स को जो रिविजनरी पावर है सेक्शन 263 264 में, वो भी एक्सक्लूडेड है। अपील अगर आप जीत गए हैं या हार गए हैं तो उस अपील का इफेक्ट जो देना है आपके असेसमेंट में, वो अपीलेट इफेक्ट्स भी आउटसाइड दिस परव्यू है। डिमांड रिकवरी प्रोसीडिंग्स, कंपाउंडिंग एंड नाउ प्रोसिक्यूशन इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड वेरी हार्शली, तो प्रोसिक्यूशन भी एक्सक्लूड है, वो फेसलेस में नहीं है। नाउ लेट मी टेल यू, असेसमेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आइडिया दे दूं, नॉट गोइंग इनटू मोर डिटेल, इतना टेक्निकल नहीं, बिकॉज आई एम नॉट एड्रेसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। There are 4 types of assessments which happen in the Income Tax Act. One is self-assessment. आपने जो रिटर्न भरा वही डिपार्टमेंट ने मान लिया, आपकी उतनी ही इनकम को उन्होंने सेल्फ असेसमेंट में आपने टैक्स डिपॉजिट करके रिटर्न फाइल कर दिया, एंड दैट इज डीम्ड एज असेस्ड, सो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ असेसमेंट। देन हम जो बात कर रहे हैं जिसके लिए नोटिस आता है, क्वेरी लेटर्स आते हैं, वो पेपर्स मांगते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो कहलाता है स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 और 142। इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन होता है, इसी के लिए फेसलेस असेसमेंट मोर और लेस आया। Then the third is best judgment assessment under section 44. This is in general parlance it is called as an ex parte assessment. Say for example उन्होंने नोटिस दिया, नोटिस का टाइम पीरियड था 15 days, you have to reply. After 15 days you did not reply, did not respond, maybe they issue one more notice, 2 more notices. If you are not responding to 2 or 3 notices, then the assessing officer or the assessment unit now, they will assess your income based on their best judgment, because you are not responding, तो अपने हिसाब से आपकी इनकम को जज करेंगे और आपका असेसमेंट ऑर्डर आपको ईमेल कर देंगे। दैट इज एक्स पार्टी असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। एंड देयर इज अ टूल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हो सकता है आपकी कोई इनकम, ऐसी इनकम छूट गई हो जो आपने नहीं दिखाई हो, छुपा ली हो, या आपसे भी छूट गई हो, तो देयर इज अ क्लॉज एंड पावर विद द इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 148 टू रीअसेस योर इनकम बियॉन्ड प्रीवियस ईयर। पिछले साल से ज्यादा वो पिछले 6 साल 7 साल 8 साल तक भी जा सकते हैं, तो वो रीअसेसमेंट का एक देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या यूज होने वाले हैं फेसलेस में? फर्स्ट वन इज द रजिस्टर्ड ईमेल। आपके पैन लॉगिन आईडी में, आपका पैन से आपका लॉगिन होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, ई फाइलिंग पोर्टल पे, आप वहां पे अपना एक ईमेल भी रजिस्टर करते हैं और अपना एक मोबाइल नंबर भी रजिस्टर करते हैं। और जब वो रजिस्टर होता है पहली बार, तो पहली बार ईमेल को वेरीफाई करने के लिए ओटीपी आता है और मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए अलग ओटीपी आता है, वो डालना पड़ता है, तभी आपका ईमेल और मोबाइल रजिस्टर होता है। तो दैट इज वन मोड ऑफ कम्युनिकेशन, रजिस्टर्ड ईमेल और एसएमएस और व्हाट्सएप ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल। एंड देन द थर्ड इज यू कैन लॉग इन एट द इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल, और वहां पे आपका सारा कम्युनिकेशन वहां पे रिकॉर्डेड रहता है ई प्रोसीडिंग्स के ऑप्शन में। वहां पे ई प्रोसीडिंग्स का पूरा एक टैब है, उसमें सब चीजें डिटेल्स वहां पे स्टोर्ड रहती है, चाहे वो नोटिस हो या आपका रिप्लाई हो, आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो सब वहां पे रिकॉर्डेड, वहां पे अपलोडेड रहते हैं रिकॉर्ड में। सो नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट द एनईएसी, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। सो टैक्स पेयर को जो कॉन्टेक्ट होने वाला है इस फेसलेस रिजीम में, दैट विल बी थ्रू द नेशनल ई असेसमेंट। बट टेक्निकली वर्क करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको ये भी मैकेनिज्म बनाया है कि इसमें एक नेशनल ई असेसमेंट सेंटर होगा और उसके अंडर में बहुत सारे रीजनल ई असेसमेंट सेंटर होंगे। अब जरूरी नहीं है कि सारे लोग असेसमेंट ही करें, तो उसके बारे में और डिटेल आपको आगे बताता हूँ। These are the 3 pillars of the faceless scheme. There will be 3 units. One is the assessment unit, second is the review unit, and third is the verification unit. असेसमेंट यूनिट तो असेसमेंट करेगा, रिव्यू यूनिट जो असेसमेंट हुआ है उसको एक बार रिव्यू करेगा, और अगर असेसमेंट यूनिट को कुछ चीजें इंक्वायरी करनी है या वेरिफिकेशन करना है या कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ द असेसमेंट यूनिट द वेरिफिकेशन यूनिट विल वेरीफाई फॉर द डिटेल्स सबमिटेड बाय द एसएससी। सो देयर विल बी these 3 units which will be working under the NEAC, National E-Assessment Center. I am making you very clear again, it is not the assessing officer, a person who will be assessing you now. It will be a unit
and every time your case, your assessment may go to a separate officer. So your documents, your papers submitted with the department will be very very important कि आपका assessment किन credits पे, किन grounds पे हो रहा है. अगर वो इनकम में एडिशंस कर रहे हैं, आप में डिमांड ला रहे हैं, तो हो सकता है आपके पेपर वर्क में कुछ ना कुछ फ्लॉ हो, कोई ना कोई कमजोरी हो. तो हमें इन बातों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा. असेसमेंट यूनिट क्या करेगा? वो आपके पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेगा, आपके पेपर्स इंक्वायरी करेगा कि ये क्लैरिफिकेशन दीजिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, ये एक्सपेंसेस का क्या डिटेल है ये दीजिए, ये आपकी इनकम कहाँ से आई इसके बारे में बताइए. एंड बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स वो एनालाइज करेगा, वो मटेरियल को वेरीफाई करेगा. अगर जरूरत पड़ी तो वेरिफिकेशन यूनिट को भेजेगा कि इसको चेक, क्रॉस चेक कीजिए. सो व्हाटएवर ही वांट्स टू डू, दैट असेसमेंट यूनिट इज अ यूनिट ऑफ ऑफिसर्स. तो वो जो भी असेसमेंट यूनिट्स होंगे वो पहले आपकी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से आपका असेसमेंट करेंगे. सेकेंड इज द वेरिफिकेशन यूनिट. तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन, क्रॉस चेकिंग हो सकता है. इसमें एक क्लॉज रखा है इन्होंने कि कभी अगर बयान लेने पड़े तो स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग. सो इन दैट केस दैट विल बी डन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, मे बी Zoom प्लेटफॉर्म और एनी अदर प्लेटफॉर्म. तो वीडियो रिकॉर्डिंग से आपके ऑफिस में बैठ के आप अपने किसी के बयान रिकॉर्ड करने हैं तो वो रिकॉर्डिंग भी ऐसे हो सकती है. तो दैट इज पार्ट ऑफ द वेरिफिकेशन यूनिट. एंड थर्ड इज अ टेक्निकल यूनिट. तो वो प्रोवाइड रिव्यू, ये सब एनालिटिक्स को और मेजरमेंट करेंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग, मतलब जितना भी डेटा इकट्ठा हो रहा है ये टेक्निकल यूनिट इसको सबको एनालाइज करेगी, इसको रिकॉर्ड करेगी. देन देयर इज अ रिव्यू यूनिट. ये रिव्यू यूनिट क्यों डाला? सी नाउ दिस इज द बिग गेम. ये बहुत अच्छा पार्ट डाला. असेसमेंट यूनिट ने असेस किया, उसके बाद वो असेसमेंट ऑर्डर, जिसे हम फाइनल ऑर्डर नहीं कह सकते, दैट विल बी अ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर. वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर रिव्यू यूनिट के पास जाएगा. रिव्यू यूनिट आपके पूरे पेपर्स को एग्जामिन करेगा जो आपने अपलोड किए हैं, डिपार्टमेंट के साथ शेयर किए हैं, जिस बेसिस पे असेसमेंट यूनिट ने असेसमेंट किया है. रिव्यू यूनिट उन सबको रिव्यू करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स और जो यूनिट ने असेसमेंट किया है क्या वो बराबर है, कहीं कोई गलती तो असेसमेंट यूनिट से नहीं हो गई, या कुछ छूट तो नहीं गया, या कुछ गलत एडिशन तो नहीं हो गया. वो सब रिव्यू यूनिट करेगा. एंड दैट रिव्यू यूनिट अगेन कैन बी एनीवेयर इन इंडिया. हो सकता है आसाम में हो, आपका हो सकता है असेसमेंट यूनिट गोवा था और रिव्यू यूनिट लखनऊ, कानपुर है, कुछ भी हो सकता है. एंड बोथ दीज यूनिट्स डोंट नो. असेसमेंट यूनिट को पता नहीं है कि उसका केस रिव्यू यूनिट के पास कहां जाने वाला, किस रिव्यू यूनिट में जाएगा. असेसमेंट यूनिट, सो दैट द बेसिक न्यूक्लियस विल बी द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर. नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को ही रिपोर्ट करना है. असेसी भी वहीं भेजेगा पेपर्स, असेसमेंट यूनिट भी वहीं भेजेगा रिप्लाई, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन, वेरिफिकेशन यूनिट अपने क्रॉस एग्जामिनेशन भी ई असेसमेंट, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को भेजेगा. रिव्यू यूनिट भी रिव्यू करके केस को वापस वहीं पुटअप करेगा एनईएसी में. सो नो इंटरैक्शन बिटवीन द ऑफिसर्स एंड द यूनिट्स एज वेल, एंड देन दे डोंट नो कि कौन क्या कर रहा है. ये बहुत अच्छी इसमें बात है. So these they are not directly interacting with each other, they will interact through the NEAC. So NEAC shall be the single point contact between the units and as well as the assessee. So internal communication जो इन units के बीच में होना है, that will be also through the departmental portal, electronic mode से. No emails, वो portal पे ही upload करेंगे, वहीं से मिलेगा. So you cannot identify which person is sending the email, which officer is sending the email. So that is a very big अच्छा plan है ये कि let's see how it goes. लेकिन अभी as of now maybe it may take 1 or 2 years to streamline the process को streamline होने में, smoothen होने में, लेकिन एक अच्छा, बहुत अच्छा planning इसमें नजर आता है. ये मैं एक basically composition of the NEAC, National E-Assessment Center at Delhi. There will be a principal CIT, उसके अंडर में एक ITO headquarter income tax officer. There will be commissioners of income tax 1, 2, 3, 4, maybe more than that. Then under him there will be additional commissioners and joint commissioners also, and then under them there will be deputy commissioners, assistant commissioners. तो ऐसे बहुत सारे officers वहाँ पे होने वाले हैं, and you will never know
कि NESE में कौन सा ऑफिसर आपका केस बार बार देखने वाला है. इट कैन गो टू एनी टाइम टू एनी अदर ऑफिसर एज वेल. दैट्स व्हाई कि ये एक केस मैं देखने वाला हूं, ऐसा सिस्टम खत्म हो गया. बार बार भी केस रिव्यू होने के बाद अगर आता है तो भी वो डिफरेंट ऑफिसर के पास जा सकता है. वेरिफिकेशन होने के बाद आया तो वो डिफरेंट ऑफिसर के पास जा सकता है. सो इट will be totally based on the merits and the presentation of the paper book and the documents submitted. Then this will regional assessment center, e-assessment center, उसका ये composition है. यहाँ पे भी ऐसे ही officers होंगे. See, you can see there is a chief commissioner, उसके अंडर में principal commissioner है, और assessment unit अलग है, verification unit अलग है, and review unit अलग है. तो तीनों यूनिट्स डेफिनेटली अलग हैं. तीनों का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है. लेट मी ब्रीफ यू द प्रोसीजर वन बाय वन. आई विल जस्ट ब्रश अप द प्रोसीजर. पहला, केस सिलेक्शन थ्रू डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देन नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर टू इश्यू नोटिस स्पेसिफाइंग इश्यूज फॉर सिलेक्शन, बिकॉज नाउ अकाउंटेबिलिटी है and permissions लेनी पड़ती है, prior permission लेनी पड़ती है. So they have to share with you why your case is selected for scrutiny. So that has to be specified, or even the assessee can ask why my case is selected. Then boundation आएगा, assessee के ऊपर time bound reply का expectation है. Assessee has to reply within 15 days. Then National E-Assessment Center will assign the case to to assessment unit in the regional assessment center. It may go to any, like I can say कोटा, जो मेरी जानकारी है, कोटा को रिव्यू यूनिट में सिलेक्ट किया गया है. रीजनल असेसमेंट सेंटर है लेकिन रिव्यू यूनिट के लिए. असेसमेंट यूनिट कोटा ऑफिस नहीं है, ऐसा मुझे पता लगा. सो असेसमेंट यूनिट में रिक्वेस्ट नेशनल असेसमेंट सेंटर टू ऑब्टेन फर्दर इन्फॉर्मेशन. अगर असेसमेंट यूनिट को कुछ मंगाना है, असेसी से डॉक्यूमेंट्स मंगाने हैं या कोई इंक्वायरी है, तो वो NESE को सबमिट करेगा. NESE इंटरेक्ट करेगा असेसी से. So assessment unit can directly not interact. Assessment unit may request NESE for verification by the verification unit. Assessment unit can request NESE for technical assistance from the technical unit. Request of assessment unit to seek help from, मतलब ये सब process, it will all be routed through the national e-assessment center. So every unit has to communicate with the national e-assessment center. Notice भी issue NESE करेगा assessee को. क्वेरी लेटर भी NESE इशू करेगा. और ये सब लोग ऑफिसर्स या जो तीन तरह के यूनिट्स हमने अभी बात की, रिव्यू यूनिट, असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, ये भी अपनी रिपोर्ट्स या अपने जो भी शेयरिंग है वो सब NESE को ही शेयर करेंगे. Assessee to reply within time specified in notice or may seek adjournment. Reply of assessee to be shared with the assessment unit. We are replying to the NESE. NESE will send it to the assessment unit. If no reply, NESE to issue show cause notice under section 144. मैंने अभी पहले बताया 144 तो इसलिए बताया मैंने कि अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो they may go for the best judgment assessment, ex parte assessment. So we have to respond. If we are not responding, they may decide on their own. Assessee to reply to the show cause notice. Assessee's reply or such failure to be communicated. तो अगर assessee reply नहीं करता है, communicate नहीं करता है, वो assessment unit को बताएंगे और assessment अपने हिसाब से उसको proceed करेगी. They can even assessment unit decide करेगा कि which kind of penalties to be levied on the assessee. तो वो सब draft assessment order जो prepare करेगा assessment unit, उसके अंदर वो सब specified हो जाएंगे. Draft assessment order prepared by the assessment unit will be sent to the NESE, National E-Assessment Center. Now they have prepared not the final order, it's the draft assessment order. NESE के पास चलेगा. NESE उसको एग्जामिन करेगा. बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, बोर्ड का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्निंग बॉडी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से इसको अपने हिसाब से एग्जामिन करेगी कि क्या इसमें रिस्क है, क्या लिटिगेशन बढ़ेगा, क्या इसमें रेवेन्यू लॉस है, क्या इसमें एसएससी को प्रॉब्लम है, चैलेंज है, क्या टैक्स पेयर चार्टर के अगेंस्ट में जा रहा है, ये सारी चीजें वो एग्जामिन करेंगे. NESE में फाइनलाइज द ड्राफ्ट ऑर्डर, डिमांड नोटिस, शो कॉज नोटिस फॉर पेनल्टी एंड इश्यू टू द एसएससी, और दे में फाइनलाइज इट, और दे में आल्सो suggest some modifications, or they may go for a review unit.
तो दे में असाइन द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर टू एनी रिव्यू यूनिट. तो अगर उनको लगता है कि असेसमेंट इज नॉट प्रॉपर, दे में असाइन द केस टू एनी रिव्यू यूनिट विच कैन बी एनीवेयर इन इंडिया अगेन. Review unit may concur draft order or suggest modifications if they are agreeing to that. It's okay है. नहीं okay है तो modifications वो NEAC को submit करेंगे. Modifications करने के बाद भी वो draft assessment order क्या बन गया? Draft revised assessment order. वो अभी final order अभी भी नहीं बना. Final order तो जो बनेगा वो NEAC ही बनाएगी. So if NEAC accepts the review, so other assessment unit to prepare the revised draft assessment order and send it to the NEAC. The revised draft order assessment order to be shared with the assessee. अब आपके पास final order नहीं, उससे पहले ही वो आपके साथ एक revised draft assessment order share करेंगे and they will ask you to submit your reply कि whether you agree to the assessment order or you disagree to the assessment order. If you disagree or agree, you should have reasons for disagreement. तो हमें अपने रीजंस वहां पे कोट करने पड़ेंगे और हमको अपना रिप्लाई असेसमेंट यूनिट के साथ हमारा रिप्लाई शेयर होगा कि असेसी इज एग्रीइंग और नॉट एग्रीइंग. इफ यू एग्री देन दे विल गो फॉर द फाइनल ऑर्डर. इफ यू आर नॉट एग्रीइंग दे मे रिव्यू बेस्ड ऑन योर रिप्लाई टू द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर कि ये क्यों नहीं मान रहे हैं. हो सकता है कोई ना कोई हम पेपर्स में मिसिंग हो गया है या हमने कोई इंफॉर्मेशन को रीड नहीं किया जो असेसी ने सबमिट किया है एंड बेस्ड ऑन दैट वो उसको रिव्यू कर सकते हैं. तो वो रिव्यू असेसमेंट यूनिट के साथ शेयर होगा रिप्लाई. Then assessment unit to prepare assessment order after considering the assessee's reply. Thereafter, a final order will be served to the assessee. Once the final order is served to the assessee, फिर बात आती है हमारे फिजिकल जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर. जैसे हमारे केस में कोटा है, तो कोटा वाला हमारा जो जुरिस्डिक्शनल ITO था या कमिश्नर था, उसके पास हमारा ऑर्डर अब जाएगा कि ये फाइनल ऑर्डर है, इसके हिसाब से इसका डिमांड रिकवरी जो नोटिस दे दिया है आप इससे डिमांड रिकवरी करें और इसका फाइनल ऑर्डर करें. सो देयर इज नो क्लॉज ऑफ एनी पर्सनल हियरिंग्स. पर्सनल हियरिंग है ही नहीं. बयान रिकॉर्ड करने हैं वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग से होना है. बट पर्सनल हियरिंग बी कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली ओनली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बट not any personal meeting. And CBDT to set up video conferencing centers from where the assessee or his authorized representative can attend the video conferencing. So not from your office. मतलब they have made it a mechanism कि इसमें कोई human face manual intervention नहीं हो, हमें पता ही नहीं लगे और ऑफिसर्स को भी पता नहीं लगे कि assessee कौन है क्या है. Now the third announcement. The third announcement जो था वो faceless appeals. आज की तारीख में जितनी भी अपील्स पेंडिंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो सब फेसलेस हो गई है. एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 25th of September 2020 every appeal shall be tackled in a faceless manner. So commissioner of income tax appeal shall be done doing, his name has been changed, उसका नाम हो गया है team of commissioner appeals acting under the faceless scheme. It was earlier commissioner of income tax appeals, but now it is accessible by team of commissioner appeals acting under the faceless scheme. Additional evidence shall be required to be submitted during this scheme of faceless appeals. Abhi yet to be introduced here, but it will be introduced in due course because they have notified us 25th of September. But shortly ये आ जाएगी. Faceless appeals एक अलग aspect है. After assessment होता है कि अगर हम assessment और aggrieved हैं, we are not agreeing to the assessment order, हमें उसमें कुछ flaw नजर आता है, उसमें कोई problem नजर आती है, तो we go into for appeal if the department is not accepting your replies. So appeal is a later on process. So it is yet to be introduced, but it will be faceless. This was the procedure in appeal जो Finance Act में section 250 में इसको incorporate किया गया. तो not to share with you more in detail about this because this is part of the chartered accountants. Now what are the other relevant points? RTI Act applicable है faceless proceedings पे. Right to Information Act. तो ये नहीं कह सकते कि ये सब confidential है इसलिए RTI applicable नहीं है. RTI relevantly applicable है. Reference to divisional valuation officers अभी भी हो सकता है.
जैसे हमने कभी कोई हाउस बिल्डिंग किया या बिल्डिंग बनाया और डिपार्टमेंट इज नॉट एग्रीइंग टू द एक्सपेंडिचर शोन बाय यू इन द वैल्यू, so they may go for a valuation of the building, land and building. Manner of dealing of set aside cases, pre-filled ITRs and information of financial transactions from annual information statements. ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है अगले 1-2 साल में कि आप जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्री फिल्ड आएगी. प्री फिल्ड मीन्स आपका इनकम पहले से आ जाएगा, आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जो क्वालिफाई करते हैं डिडक्शंस के लिए वो भी शायद पहले से आ जाएंगे बिकॉज इट विल बी पैन लिंक, तो आपके पैन में बोलेगा. आपने जो डोनेशंस दिए हैं वो भी पहले से आ जाएंगे एटीजी वाले. आपकी जो इनकम सैलरी की है या बिजनेस की है या बैंक से इंटरेस्ट की इनकम है वो सब रेलिवेंट एरियाज में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेंगे. So there will be a very less scope of filling. Even many business informations will be there, like you are a contractor, say for example. तो आपका गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो आपका सारा काम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होता है, तो वो सेक्शन 194C में आपका टैक्स डिडक्ट हो जाता है. उधर वो वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी भरते हैं और उस पर रेलिवेंट टीडीएस कितना डिडक्ट किया वो भी बताते हैं. So that will also be there. So based on that there will be pre-filled ITRs based on annual information statements जो बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या पे क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वो प्रीफिल्ड आईटीआर में आने वाला है. फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टैक्स पेयर कभी भी हो सकता है. वी हैव टू मैच आवर डिटेल्स विद द गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न्स. अभी तक कुछ सालों पहले तक आई कैन सी द डेट 1 जून 2015. 1 जून 2015 के पहले तक पहले जीएसटी नहीं था उस टाइम पे. तब वैल्यू एडेड टैक्स था, एक्साइज कस्टम्स था, सर्विस टैक्स था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था. लेकिन 1 जून 2015 से ये सारे टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स इंटरलिंक्ड हो गए हैं. इंटरलिंक का मतलब दे आर शेयरिंग देयर इंफॉर्मेशन. यहाँ के ऑफिसर्स आपस में एक दूसरे की इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं एंड एवरीथिंग इज पैन बेस्ड. तो पैन नंबर से आपका पूरा डेटा एक्सेस हो जाता है. एंड before that people were showing a different sales turnover in VAT department, different turnover in service tax and different turnover in income tax. तो ये इस वजह से बहुत सारे लोगों के ऊपर शो कॉज नोटिसेस इशू हुए हैं इन द पास्ट 2-3 years और अब ये और ज्यादा होने वाला है. तो इसलिए हमें अपने डिटेल्स को बिल्कुल मैच कराना होगा कि हम जो मंथली जीएसटी रिटर्न्स भरते हैं उससे हमारा इनकम टैक्स का ओवरऑल कंपाइलेशन मैच होना चाहिए. पैन कोटिंग रूल्स की बहुत जगह पैन को कोट करना है, सेक्शन 139A में लिखा है, उसी को मैं यहाँ पे इलाबोरेट कर रहा था. सो टीडीएस लायबिलिटी, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये एक अलग एस्पेक्ट है कि हम जिनके ऊपर टैक्स काटते हैं तो दैट इज नॉट कवर्ड अंडर द फेसलेस स्कीम स्टिल, बट दैट इज अ डिफरेंट इशू. It is not related to your income, it is rather related to the expenditures which we are doing and deducting TDS thereof. So this was my short presentation. Thank you very much. And now, Anita ji, we can go for the questions because this is the brief information which I would have liked to share with all of you. बहुत सारी technical details और भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा technical जाना चाहिए क्योंकि आई एम नॉट एड्रेसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स एडवोकेट्स. नहीं तो वो तो हम तो एक एक सेक्शन को एक एक शब्द को पढ़ेंगे because you are people who are either into service class or into businesses. तो आपके कोई questions हो, I would be glad to answer them. Sure. Thank you so very much for a wonderful session, sir. Short and sweet, very brief session, but a very detailed one, which is very informative. ये बेसिक जानकारी जो सभी को आवश्यक है वो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दी है. थैंक यू सो मच. आज सर हमारे इस इवेंट में हमारे साथ नेशनल ISTD नेशनल प्रेसिडेंट जुड़ चुके हैं. ISTD वी हैव चैप्टर चेयरपर्सन्स फ्रॉम दिल्ली, मिस्टर मुकेश जैन, गुरुग्राम डॉक्टर अराज सिंह अंटिल, फ्रॉम चंडीगढ़ डॉक्टर गुणमाला सूरी, from Lucknow we have Mr. Pramod Chaturvedi, from Noida we have Dr. Naipal Singh. I welcome you all and I really welcome Dr. Nataraj Ray for supporting and coming and joining us. I'll be inviting each one of you with your questions also, but prior to that we have 1 or 2 questions right now I could see. There's a question. Yes.
Pramod ji, you can ask directly also. Yogesh ji, ISTD is like we have national office and we have our head office at New Delhi, and then Pan India we have chapters, right? Yeah, I know So, there is a question that. from our chapter, from our past chapter chair of Lucknow chapter, Mr. Pramod Chaturvedi. Pramod ji, आप खुद पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं पूछती हूँ आपका क्वेश्चन. आपका ये पूछना है कि अभी we have a centralized one PAN card. He has asked, Yeah. can chapter, हाँ sir, पूछिए. Sir, can chapter has our own PAN number to file a return and to get a refund benefit for the chapter also? Sir, because I am associated with an organization called JCI, Junior Chamber International, वहाँ पे भी ये challenge आ रहा है. And what I would like to share you my opinion आपको बताता हूँ कि every chapter must have his own PAN card. क्योंकि आप चैप्टर लेवल पे फीस कलेक्ट करते हैं, साल भर एक्सपेंडिचर्स करते हैं, उसमें से कुछ पार्ट एक एफिलिएशन फीस के रूप में शायद आईएसटीडी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देते होंगे आप. ये मेरा थॉट प्रोसेस है. जी सर, because you have your local finances, local budgeting, local income, local expenditure और local members है. So and ISTD national level पे एक chapter member है वहाँ पे, direct membership नहीं है. So Direct membership, the membership is sent to the headquarters. Yeah, that is fine. So वो affiliation है. मेरा बोलना ये है कि that is an affiliation. You are a member of ISTD, that is fine. Sir, ISTD national office is an affiliated body, and chapter which we are having a annual general meeting where we are having our own auditors to file a balance sheet. और अपनी AGM के बाद बैलेंस शीट जो फाइनल होती है वो हम नेशनल ऑफिस में वही बोल रहा हूँ सर, इसलिए आपका अपना पैन कार्ड होना चाहिए. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर, आप every chapter should have his own PAN card because they are doing separate audits, separate AGM, separate. Yeah, we have our own audit system. Yes. We appoint our own auditor, but we do not have PAN number to file our return. You have to take a PAN card, sir. How to get the number? Anita ji, I used to go to the local office. सर पैन कार्ड लेने का तरीका ये है कि आपको लोकल लेवल पे, बिकॉज आप मान लीजिए आप राजस्थान में हैं तो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा. जी दिल्ली सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन हमारा दिल्ली ऑफिस का है सर. नहीं, वो आईएसटीडी का है सर, वो आईएसटीडी का है. आईएसटीडी का नहीं बोल रहा हूँ मैं. आप अगर लखनऊ में हैं तो यूपी का जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत आपको लोकली यूपी में लखनऊ में रजिस्टर करना पड़ेगा और उस सर्टिफिकेट से आपको पैन कार्ड लोकल मिलेगा. लेकिन सर हमारी जो सोसाइटी इंपावर नहीं करती चैप्टर को टू हैव आवर ओन सोसाइटी फॉर द स्टेट लेवल. ऐसा नहीं है. सोसाइटी को एम्पावर, सोसाइटी कैन नॉट डिबार यू लोकल चैप्टर्स फ्रॉम रजिस्टरिंग अंडर द रेलेवेंट स्टेट एक्ट्स. योगेश जी, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि प्रमोद जी मैटर कैन थ्रो अ लाइट. नहीं सर, मैं ये कहना साहब बैठे हुए. I used to talk to Anita ji. नेशनल प्रेसिडेंट बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए. हाँ, मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ प्रमोद जी, हम इस डिस्कशन को यहाँ विराम देंगे बिकॉज देयर इज इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन ऑल टुगेदर. योगेश जी, वो एक डिफरेंट डिस्कशन है. वी हैव मैं बाकी क्वेश्चंस बाद में लूंगी. नेशनल प्रेसिडेंट वांट टू ऐड समथिंग. प्रमोद जी, क्षमा चाहती हूँ, टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस. जी मैंने अपना पॉइंट प्रेसिडेंट सर को दे दिया है. राइट. Yeah, good evening, Jogesh ji and Anita ji for arrange for wonderful session. But in the Pramod ji's matter, I will tell that IST is single organ and we have a single PAN card and we have a single registration of the GST for the national office and subsequent chapter registration. So we cannot give the multi PAN card because the society registration in Delhi. So single registration. Recently we have filed a case in this regard. Income Tax Delhi, they have give the verdict a single PAN card will be used for across the country, not multi PAN. All the chapter, only 6-7 chapter has their own. We have all the chapter like Kolkata, Nashik and other
surrender the thing. So this is the one verdict. But apart from that, the society registration by Delhi and as a single registration, so we cannot go for the many PAN cards. Already passed by our NC, also AGM. So this is another issue. I'll Mujji and Onitaji others. Apart from that, sir, Jogeshji, whatever, this is a very wonderful session, and we all the members who have attended until many members have joined today. They have enlightened, and I have calculated this your program in our office also. I am working in some corporate and across the world. So I have circulated your program, all my office colleagues in our department. So everybody is enlightened. So thank you very much, and Anita ji for the program, and Jogesh ji has given them details for fill up the forms, how to details of the assessment other. Thank you very much. And PAN card issue, Pramod ji, I'll talk to you separately. Thank you very much. Thank you very much for the thing. Thank you. And we're inviting me, Anita. Wonderful session you have done. Kota chapter has done the wonderful session. Thank you very much. Thank you, sir. Now can we take another question? Mr. Tandon, our member, past chair, Mr. Krishna Mohan Tandon. Sir, would you like to ask it on your own? Tandon, sir? May I ask this question? His question is like, what about those who have large incomes but very difficult to assess records, like halwais and restaurants, apne kota ki kachori wale? What's the difficulty in keeping records? हम रिकॉर्ड रखना नहीं चाहते, हम अपने आप को डॉक्यूमेंट्री ट्रेल एविडेंस क्रिएट नहीं करना चाहते. We just want to do business and earn income without any documentation. Right. So that is the big challenge. No, that was just an observational thing. It is not a question. The question is basically, how does it affect the work of chartered accountants? This entire change. बहुत सारा इफेक्ट आने वाला है सर, क्योंकि वही जानना चाह रहा हूं. हाँ, अभी हमारा वर्कलोड, लोगों को लगता है वर्कलोड कम हो गया क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया. लाइक जीएसटी रिटर्न्स ऑनलाइन जा रहे हैं, इनकम टैक्स भी ऑनलाइन जा रहे हैं. बट नाउ द चैलेंज इज, एसएससी ने मान लीजिए आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो आपने तो अपना मंथली रिटर्न मुझे ईमेल पे भेज दिया. अब मेरे लिए टास्क हो गया कि सबके ईमेल आ गए, पहले तो उनको चेक करूं if they are right or wrong, and then I should upload it. So I have a challenge. Likewise in income tax also, पहले तो हम मैनुअली बुक्स को चेक कर रहे हैं, सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ रही है, उसका बैलेंस शीट ऑडिटेड बनाते हैं, देन उसको सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं, देन अपलोड करते हैं. सो इट्स टीडियस टास्क नाउडेज कि ऑनलाइन प्रोसेस में थोड़ा वर्कलोड बढ़ गया है, क्योंकि a click of a wrong tab will result in something wrong. So we have to be very cautious. Now, in the first 1 or 2 years, it may be difficult, but after that everything will get streamlined. No, sir. Then the workload of chartered accountants will come down. No sir, streamlining नहीं होगा. Streamlining तो प्रोसेस का होता है, प्रोसीजर का होता है. Yes. Because every case is a subjective case. तो आपका पेपर बुक जो सबमिट होगा अपील्स में या कह लें असेसमेंट में, डॉक्यूमेंटेशन जो सबमिट होगा, उनको स्कैनिंग करना है, उनको अपलोड करना है इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पे. तो दैट विल ऑल डिपेंड ऑन हाउ यू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंटेशन, what kind of documentary trail evidences you have while doing the transaction, so that you can justify that the expenditure claimed in the profit and loss account is justified and it is a very genuine business expenditure which cannot be disallowed, not added to your income. So it will be a task, a challenge. Okay, thank you. Sir, thank you so much, Attorney. Thank you. We have our Gurugram chapter chair, Dr. Raj Singh Antil. He has a question. Dr. Antil? Yes. Good evening, sir. Good evening, sir. Yeah. In fact, your session is very useful. Sir, thank you. I have a small query that I transferred in previous financial year about 8 lakhs rupees to my wife's accounts. And then I transfer another 3 lakhs in my wife's account. The purpose of transferring was that we wanted to purchase one property jointly in the family. But that property deals were not materialized. She was already having 1.5 lakhs in her account. Total amount was clubbed and she
created a FD. Now this information is put into the 26 AS as special financial transaction 005. Yes, more Now, than how 10 to lakhs. resolve this issue? This is more than 10 lakhs, so it will be in the SFT. But how to resolve now? Because this is not any sale of property, it's only a transfer of money for specific purpose, but that was not. Since you have made the, Sir, Dr. Raj, since you have made the transfers through bank accounts, so that is not an issue. You can get back that money back from your wife's account to your account by way of that banking transaction again, and that SFT will again reflect. But that SFT is reflecting only that you have done a transaction in your saving account of more than 10 lakhs. But since you have documentary trail that it was transferred through a banking channel and then again it is brought back to myself through a banking channel, no big deal. That's not an issue. वो harmful नहीं है. Now, second question is, can a person transfer some amount to his wife? If you transfer it to your spouse, I will go to the income tax language. If you transfer any amount to your spouse out of love and affection, and then the spouse earns income from that amount. Say for example, you transfer to your wife 10 lakhs rupees और वाइफ ने उसका 10 लाख का FDR बना दिया बैंक में और वो इंटरेस्ट इनकम वाइफ को आ रहा है, उसके ऊपर TDS भी है, बट एज पर द क्लबिंग प्रोविजंस वो इनकम will be clubbed with your income. Okay. So I should pay additional tax for that? Yes, you have to pay because that is your money. आपने income को decentralize करने के लिए money transfer करके वहाँ पे ये transaction से ये conclusion derive होता है. Because it was your tax paid money, you should have invested in the FDR. Why did you do it in your wife's name? Okay. So income earned from that money is your own income. By incident, there is some difference because if I had done my FD in my favor, I would have got 0.5% extra. वो ठीक है, वो अलग चीज है, वो बैंकिंग का है. Yes. तो वाइफ को इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकते हैं? हाँ, इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकते हो, but it should be shown as a loan then. But then if you are saying loan है, तो अगर वो इंटरेस्ट अर्न कर रही है, तो thereby she should pay interest also. Right. Okay. So yes. That is we are doing. We are playing with the system and transferring income. So that is not allowed. Yeah, thank you. You can say give it to your children. No, sir. No, you cannot. You cannot give it to your children. No, you cannot. No, again, it will be club. No, if it is gifted. हाँ, गिफ्ट दीजिए, आप डॉटर को दीजिए ना, डॉटर को दीजिए, मैरिड डॉटर को गिफ्ट दीजिए. हाँ, उसको दीजिए, बेटे को भी दे सकते हैं. हाँ, आप डिक्लेयर कीजिए उसको. आप बेटे को भी दे सकते हैं ना. उससे ज्यादा इनकम अगर होती है तो वो क्लबिंग प्रोविजंस का उसको ध्यान रखते हुए करना चाहिए आपको ट्रांसफर. क्लबिंग में आई थिंक द प्रॉब्लम इज विद द स्पाउस ओनली. स्पाउस है नहीं सर, सन्स वाइफ के साथ भी प्रॉब्लम है. सन की वाइफ को नहीं दे सकते. नहीं दे सकते. स्पेसिफिकली सेक्शन है, सेक्शन 74. उसको बता दें. सर देखो क्या होता है, कानून बनाने वाले भी हम हिंदुस्तानी, आफ्टर ऑल दे आर आल्सो इंडियंस. तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आता लोग करते हैं मैनिपुलेशन, दे प्ले विद द एक्ट. that leads to an amendment. That leads to an amendment और income tax act में आ जाता है. Actually, that leads to another question. Yes. You said that everything will be made through artificial intelligence. Yes. Now, artificial intelligence में अपना स्वविवेक कितना लगेगा? That also I want to understand. No sir, artificial intelligence में अपना स्वविवेक नहीं लगेगा, मशीन का लगेगा. नहीं, मशीन तो हम ही बना रहे हैं ना, और लॉजिक भी हम ही डाल रहे हैं. हाँ, लॉजिक भी हम डाल रहे हैं. सर देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि CBDT एवरी ईयर गाइडलाइंस रिलीज करती हैं कि सिलेक्शन ऑफ केसेस फॉर स्क्रूटनी विल बी बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरिया. Yes. There are a set of 15-20 क्राइटेरिया वो हर साल अनाउंस करती हैं कि अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा शेयर प्रीमियम रिसीव किया है, कंपनी है, तो अगर आपने बैंक में 50 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन किया है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट कोटिंग दिस फॉल्स फिगर्स, या आपने 10 लाख से ज्यादा का डिपार्टमेंट से रिफंड मांगा है इनकम टैक्स का, रिटर्न फाइल किया, आपने बोला मेरे को 11 लाख का रिफंड दीजिए, मेरा टैक्स ज्यादा कट गया. तो बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरियाज अगर आपका ये क्राइटेरिया में फॉल करता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिसिस विल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट योर केस फॉर स्क्रूटनी. So to that extent discretion will be done away with. Yes. Which is even today, even आज भी पिछले 2 सालों से, in fact I will say you,
the selection of cases is done through CAS, Computer Aided Selection Scheme, CASS. मैनुअली कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर बोले यार, आप फोन करता था पहले किसी जमाने में, आज से 10 साल पहले, कि यार आपका केस स्क्रूटनी में ले रहा हूं मैं, तो वो एसएससी जाके उसको उसकी सेवा कर देता था, तो सिलेक्शन से बाहर हो जाता था। अब वो खत्म हो गया। एक ऑब्जर्वेशन और है सर। यस सर। आपने कहा था कि वो आपके फ्रेंड है जो छोड़ के जाना चाह रहे हैं यूपीएससी से। नहीं, यूपीएससी दोबारा देना चाह रहे हैं वो। दोबारा देना चाह रहे हैं जिससे कि कोई और अच्छा धंधा मिल जाए, आईपीएस और आईएएस में चल जाए। हाँ, तो ये धंधा खराब हो रहा है बिकॉज इसमें रेम्यूनरेशन नहीं है ना, यही कारण हो सकता है। नहीं सर, रेम्यूनरेशन तो बहुत अच्छा है, वो दूसरा वाला रेम्यूनरेशन बंद हो रहा है। हाँ, तो तभी तो वो कह रहे हैं वर्कलोड कम हो रहा है। हाँ। वर्कलोड कम नहीं हो रहा, रेम्यूनरेशन नहीं, इसमें दूसरा चैलेंज भी आ रहा है इनके सामने। कुछ लोगों का ये भी फीडबैक है सर कि देयर इज नथिंग लेफ्ट टू वर्क नाउ, इट इज रोबोटिक्स नाउ। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सबका तो सिस्टम कर रहा है, आपको तो केवल सुपरवाइज करना है। सो दूसरा ये भी एक व्यू है उसका। ऐसा नहीं है कि केवल रेम्यूनरेशन पार्ट पे वो सोच रहे हैं कि देयर इज नथिंग लेफ्ट टू डू। So if somebody wants to really work, so he has no work to left, ऐसा उनका thought process develop हो रहा है। That is what I would share it. Right. Yes, Anita ji. Thank you so very much, sir. And it was really a nice discussion, very short and brief session, and was very useful for everyone because all the comments which we have received are all compliments. So thank you sir. Just one moment, because national president साहब भी हैं और प्रमोद जी भी हैं, I would like to address one issue which you said sir, वो जो nationally आपका पैन वाला है, इसमें मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ ताकि आप उस बात का ध्यान रखें। जब आप ISTD का नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड आप शेयर करेंगे लोकल चैप्टर्स पे, और लोकल चैप्टर्स उसको यूज करते हुए अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे, कई चैप्टर्स के पास फंड इकट्ठा हो जाता है, सरप्लस फंड। And what they do with the surplus fund? Obviously, they will create a FDR in the bank, right. With the PAN number of the using the national organization. Yes. PAN number है national organization का, chapter है कोटा ISTD, say for example, और कोटा ISTD ने 10 लाख का FD बना दिया, ठीक है, say for example स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब 10 लाख से ऊपर पे जो भी इंटरेस्ट जो बनता है साल का, उसमें TDS क्राइटेरिया में फॉल करता है। So they will deduct tax. Right. They will deduct tax using the PAN number of ISTD New Delhi. Yes. And it will be reflected in 26 AS of ISTD New Delhi, not in the local chapters name. Yes. अब ISTD New Delhi की मजबूरी हो गई, मेरी बात पूरी करने चाहिए सर। ISTD New Delhi की मजबूरी हो जाएगी कि वो इनकम वो अपने बुक्स पे दिखाए, जबकि वो इनकम तो चैप्टर की है। जी, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उसमें। So you have to take care of this point. What I mean to say here. We have been doing it so nicely also, and even ये जो बात है जो टैक्स डिडक्ट होता है चैप्टर के नाम पे, and now we have submitted मतलब like now what we are doing is that chapter wise सबके returns लेते हैं, ये इसको cumulative एक बना के then they are filing returns, and हमारे जो पिछले backlog जो भी TDS कटा हुआ था वो chapters को refund भी हुआ है। Last year प्रमोद जी, ठीक है, वो आपने एक मैकेनिज्म डेवलप किया, that is fine. Then it's fine. I think what Yogesh is saying that once you get one PAN number, then you become one entity. Yes. And if you are one entity, everything will get clubbed. And that's what तो आपके we have to guard against that. हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में हम चैप्टर्स बोल रहे हैं, लेकिन ये ब्रांचेस हो गई हमारी। हाँ Yes, ये sir. ऐसी है, ब्रांचेस हो गए। सिस्टम है, ये और ये हम Yes, sir. Yes. Branches. We have the branches. So we have branches in various cities. Yes, sir. We all have the branches and we are doing it so nicely. पहले थोड़ा सा That is fine. कभी If तकलीफ we are showing it as branch, then it is fine. हाँ, we are actually showing it as a branch. आज We बात use one PAN card. चैप्टर में KFC है, KFC है। कोटा देता है, अगर आज ISTD कोई एक ऑफिस भी लेता है तो सब वो एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ नेशनल ऑफिस ही रहेगा, वो कोटा चैप्टर की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। हाँ, तो it's the same like Institute of Chartered Accountants of India. We are also doing the same manner. बस the same कोटा ब्रांच प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूट की है, मैनेज हम लोग कर रहे हैं, we are the managing committee, but Yes. it's the property of the Institute of Chartered Accountants. right happening this way. Local
चैप्टर्स के जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, दे आर ऑल ऑनररी. Only managing. They are managing committee members. They are just not managing. owners. They are managing. They are No one managing. is owner. No one is owner. Head office is Yes. really taking care. So, Dr. Ray, I would request if you want to put add on something. Dr. Ray. वो I think बोल you- दिए. I think your voice is not going. Anyway, let's close now. Or any questions Thank left? you. Okay. Thank you so very Thank much. you, Tandon साहब. सबसे अच्छा Thank लगा you मुझे very much. टंडन साहब ने 2-3 नमस्कार, क्वेश्चन पूछे जो मुझे अच्छा लगा. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank आजकल खाली है ना लॉकडाउन में, तो सवाल ज्यादा है यार. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so very Thank you. much, sir. Bye bye. 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 आप सभी Thank you. का आप Take सभी care. ने हमें ज्वाइन किया. नमस्कार 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 ऑल द नमस्कार. Dr. Tata. Mukesh Jain. Tata Pramod ji and Antil ji. We'll see. Anita ji, thank you for arranging this program. Thank you, sir. I'm sorry I did Thank you, not. Anita. Thank you, Anita ji. वाला चंडीगढ़ चैप्टर चेयर उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था, but then she left anyway, and Mukesh ji also left anyway. Thanks everyone for joining us. So over and out for the day, and now we'll be connecting again for the next webinar soon. Thank you, Yogesh ji. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, Anita ji. Thank you, Thank Anita you. ji. Thank you, Dr. Ray. Namaskar. Namaskar.